ये बंद कर देना, आवाज आती है। ये करिए आता हूँ। तो देखो बेसिक में चालू कर दो, कर दी, कर दी, चालू कर दो। अच्छा देखो बेसिक में हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनके बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो बीच में एक कोरिलेटिव टीचिंग से गुजर रहे थे। क्या थी कोरिलेटिव टीचिंग? कि वे वर्ड्स जहाँ टू आता है, टू के बाद जीर एंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एकस्टम टू, बोलिए आगे, हैबिचुएटेड टू, अवर्स टू, एडिक्टेड टू, हाँ, प्रीफर टू मत बोलिए आप, है ना, यूज टू। अब एक नेक्स्ट वर्ड और बचा है, लिखें आप, नोट डालेंगे पहले तो आप। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है ऐतराज करना। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है ऐतराज करना, आपत्ति दर्शाना। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है ऐतराज करना, आपत्ति दर्शाना। ऑब्जेक्ट मीन्स, एक ऑब्जेक्ट वस्तु होता है, एक ऑब्जेक्ट कर्म होता है। एक ऑब्जेक्ट मीन्स टू रेज ऑब्जेक्शन, आपत्ति दर्शाना। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है टू रेज ऑब्जेक्शन। आगे लिखें, हम ऑब्जेक्ट के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हम ऑब्जेक्ट के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरेंड का प्रयोग करते हैं। अब समझिए, अभी आपको ये तब समझ आएगा जब आप किसके बारे में जानेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। देखो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपको, अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ा है देखिए। उसमें हमने जाना है, जितने वर्ड्स मैंने आपको नोट करवाए कि भैया अवर्स आएगा, ठीक है, अवर्स के बाद ही टू आएगा, टू के जस्ट बाद ही आपको क्या लिखनी है? जीरेंड वर्ब का यूज करना है। ऐसे हमें क्या है? लुक फॉरवर्ड टू लिखना है। क्या लिखना है? लुक फॉरवर्ड टू। और लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी कौन सी वर्ब यूज करनी है? जीरेंड वर्ब, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने एडिक्टेड पढ़ा। एडिक्टेड के बाद क्या आएगा? टू आएगा। टू के बाद यदि वर्ब पूछी जाएगी, कौन सी वर्ब आएगी? जीरेंड वर्ब। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। लेकिन जो मैंने अभी वर्ड लिखवाया है ऑब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद आपको जीरेंड वर्ब नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा।
ऑब्जेक्ट के बाद टू मिलेगा और टू के बाद क्या मिलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप किसका यूज करेंगे, जीरेंट वर्ब का। अब आप पहले ये जान ले कि पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत न आए। तो लिख लें आप, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, तो लिखें आप, पजेसिव एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन पर अपना अधिकार, पजेशन, शो करते हैं, दर्शाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन पर अपना अधिकार दर्शाते हैं या दिखाते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन पर अपना पजेशन, अधिकार दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ अपना रेपर्ट, नाउन के साथ हमेशा अपना रेपर्ट यानी रिलेशन शो करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपको नहीं आता है उसको नोट कर लिया करो। रेपर्ट का मतलब होता है संबंध, RAPPORT, रेपर्ट, रिलेशन। ठीक है, मैंने कहा डू यू स्टिल रेपर्ट मैंने कहा कि डू यू स्टिल, क्या तुम अभी भी, डू यू स्टिल हैव एनी रेपर्ट, क्या तुम अभी भी कोई रेपर्ट, रेपर्ट का मतलब रिलेशन, डू यू स्टिल हैव एनी रेपर्ट विद सोहन, क्या तुम सोहन के साथ अभी भी कोई संबंध रखते हो। ठीक है, तो रेपर्ट का मतलब रिलेशन। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ अपना क्या शो करते हैं, रिलेशन। आप नोट में लिखेंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस। पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, वन का वंस और इट का
इट्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? पजेजिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, दे आर, इट्स, वंस। क्या कहलाते हैं? पजेजिव एडजेक्टिव्स। लिख लिया सभी ने? अब मैंने कहा जैसे कि मेरा देश, माई कंट्री, तो भाई मैं अधिकार बता रहा हूं कि देश किसका हुआ? मेरा। तो माई क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव। क्या है? योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, तो ये क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैं अधिकार बता रहा हूं माता पिता किसके हुए? तुम्हारे। ठीक है, लिख लीजिए आप। तो माई कंट्री, योर पेरेंट्स, और ये प्रोनाउन नहीं है, क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव्स। अधिकार बताया जा रहा है, माई कंट्री, योर पेरेंट्स, ठीक है, उनकी बस, तो मैं यही तो कहूंगा दे आर बस, दे आर, तो अधिकार बताया गया कि बस किनकी है? उनकी। अब सीधा सा रीजन है कि जीड एंड वर्ब किसका काम करती है, और पजेजिव एडजेक्टिव्स के बाद किसका आना जरूरी होता है? नाउन का। किसका? तो एक नोट डाल लीजिए। हम सभी जानते हैं कि जीड एंड नाउन ही होती है। हम सभी जानते हैं कि जीड एंड नाउन ही होती है, संज्ञा ही होती है। जीड एंड क्या होती है? नाउन ही होती है। अतः हम पजेजिव एडजेक्टिव्स के बाद पजेजिव एडजेक्टिव्स के बाद जीड एंड का प्रयोग करते हैं। पजेजिव एडजेक्टिव्स के बाद किसका प्रयोग करते हैं? जीड एंड का प्रयोग करते हैं। मेरा दिल्ली बस से जाना, ठीक है। तुम्हारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, ठीक है। तो हमारा देरी से आना, आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरी बात समझ लीजिए। एक तो मेरा की अंग्रेजी हम माई से तभी बनाएंगे जब नाउन होगी। क्या होगी? नहीं तो आप मेरा की अंग्रेजी माई से नहीं बना सकते। माई फादर, माई अंकल, माई कंट्री, माई बुक्स, मेरी किताब पुस्तकें। अब मैंने कहा मेरा दिल्ली बस से जाना, तो माई, मेरा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि माई पजेजिव एडजेक्टिव है। पजेजिव एडजेक्टिव के बाद कौन सी बार मतलब क्या आना जरूरी होता है? नाउन। तो जीड एंड वर्ब भी किसका काम करती है? नाउन का। तो माई गोइंग टू दिल्ली, और यात्रा के साधनों से पहले
बाय बास से लो, बन गई इंग्लिश कुछ। तुम्हारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, योर मीन्स तुम्हारा, लड़ना, बोलिए फाइटिंग, योर फाइटिंग अगेंस्ट, बोलिए नो, अगेंस्ट परवेसिव, परवेसिव करप्शन, हमारा देरी से आना, अवर कमिंग लेट, तो ये सभी किसका है? ये जीरेंड वर्ब ही तो है, नाउन ही तो है, ये नाउन ही तो है, और ये भी क्या है? नाउन। अब हम वैसे ही घबराते हैं अंग्रेजी बनाते समय। आपने एक वाक्य लिखा, चलो लिखिए एक सेंटेंस। मैं कल मेरे जयपुर जाने की वजह से, मैं कल मेरे जयपुर जाने की वजह से छुट्टी पर रहूंगा। मैं शैल बी ऑन लीव, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको फिक्स है। आई शैल बी, मैं रहूंगा, किस पर रहूंगा? ऑन लीव, छुट्टी पर। टुमारो, TOMORRO, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ माई गोइंग टू जयपुर, ये लो। तो मैं रटूंगा क्यों भाई? मैं तो समझ गया है कि मैंने यहां पर ये गोइंग क्यों लिखा है। बिकॉज ऑफ, के कारण, माई गोइंग, मेरा जाना, कहां जाना मेरा? जयपुर। तो ले लो, अंग्रेजी बन गई। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको वर्ब मत बोल देना। गोइंग क्या है? नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आई शैल बी ऑन लीव टुमारो बिकॉज ऑफ माई गोइंग टू जयपुर। देखो एक वर्ड आया था, नोट किया करो आप, परवेसिव। कौन सा? परवेसिव। परवेसिव होता है व्याप्त, और व्याप्त उसे कहते हैं जो हर जगह व्याप्त मतलब फैला हुआ है, परवेसिव, PERVASIV, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, वेरी गुड। और यूबिक्विटस, स्पेलिंग मिस्टेक में भी याद कर लेना है इसको, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। और 3 वन वर्ड भी जोड़ ले आप। कितने वन वर्ड? 3 हो। एक तो ये लिख लो आप, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज को जानता हो, जो हर बात को जानता हो। क्या बोलते हैं वन वर्ड में उसको? जहां भी सर्व शब्द आ जाए वहां ओमनी तो आएगा ही, चाहे सर्वभक्षी हो, सर्वहारा हो, ठीक है। तो ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीसिएंट। और कोशिश किया करो इंग्लिश को स्पेलिंग भी सही याद करें हम। ओमनीसिएंट, OMNISCIENT। और मैंने कहा कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर,
एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित रहता हो, क्या कहलाता है वन वर्ड में बताओ? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति जो पूरी वो रखता हो, क्या अपने आप में ताकतवर हो, सर्वशक्तिमान हो, तो हमने लिखा वन हु इज ऑल पावरफुल। एक व्यक्ति जो अपने आप में बहुत क्या हो, शक्तिमान हो, ताकतवर हो, वो क्या होता है? ओमनी, बोलिए, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। तो गॉड ही ओमनीसिएंट होता है, गॉड ही ओमनी प्रेजेंट होता है, और गॉड ही ओमनी पोटेंट होता है। समझे नहीं समझे? तो माई क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव। और इसके बाद क्या आएगा? नाउन आती है पजेजिव एडजेक्टिव की, ठीक है। बाकी का आपके कोई भी नई चीज आती है, जैसे ऑन है तो ऑन वाले फोल्डर में एक तो आप जोड़ लेंगे ऑन फुट, पैदल, क्या पैदल। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन लीव, ऑन लीव, छुट्टी पर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वेरी गुड वेरी गुड, ऑन द कॉन्ट्रेरी। भाई कलेक्शन बनाओ, याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने तो पढ़ते तो सभी। ऑन फुट, ऑन द वे, ऑन लीव, छुट्टी पर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत, ये फ्रेज पढ़ाया था मैंने आपको। मेरे घर के रास्ते में, ऑन माई वे टू होम। हमारे जयपुर के रास्ते में क्या कहेंगे? ऑन अवर वे टू जयपुर। और भी पढ़ाया था, दाईं तरफ से कारें चलाया करता था, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन। अब हम किस बात को लेके डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा और टू के बाद पजेजिव एडजेक्टिव आएगा, और पजेजिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? जीरो। तो लिखिए क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो आप हिंदी में एक वाक्य लिख लीजिए। वह मेरे देरी से आने पर, वह मेरे देरी से आने पर ऐतराज करता है। वह मेरे देरी से आने पर ऐतराज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं देरी से आता हूं और इसको लेकर के वह क्या करता है? एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेगा आपको, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ही इस तरह से आपको दे देगा। एसएससी में काफी बार आया, मैं भी नहीं समझ पाया।
अब उसने कहा ही ऑब्जेक्ट्स टू मी कमिंग लेट। अब ये नहीं आप देख के घबरा गए, आप तुरंत रिकॉल करिए कि अरे ये तो हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है, टू के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आता है, फिर क्या लिखनी होगी, तो ये तो गलत हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट केस है, मी कमिंग होता भी नहीं है। तो क्या आंसर देंगे हम, ही ऑब्जेक्ट्स, वह ऐतराज करता है, टू माई कमिंग लेट, तुरंत अपना आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आप, ही ऑब्जेक्ट्स टू माई कमिंग लेट। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, और जो वर्ड्स लिखवाए मैंने आपको, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, तो वहां तो टू के जस्ट बाद ही क्या मिलेगी, जीरेंड वर्ब, लेकिन यहां ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा, और टू के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको किसका यूज करना है, जीरेंड वर्ब। लिख ले आप एक, देखो इंग्लिश में कहावत है, काफी सारी कहावत है। एक तो ये होता है निप इन द बड। निप इन द बड एक ईडियम होता है कि कोई चीज को वो गंभीर रूप ले, कोई बीमारी हो सकता है कि वो बाद में इतना हो इनक्यूरेबल डिजीज का रूप ले ले, तो उसको आप प्रारंभिक स्टेज में उसको क्या है, कुचल डालो, डेस्ट्रॉय कर दो। और एक कहावत और है, स्टाइच, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर कोई आपके अनुसार तो पेपर बनाएगा नहीं कि भाई राजस्थान में इंग्लिश नहीं पढ़ी बच्चों ने, तो मैं इन्हीं के हिसाब से पेपर बना दूँ। तो रीज़न ये है कि आप पे बर्डन बढ़ता जाए, इससे बढ़िया ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप हैंड टू हैंड क्या करें, कवर करें, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, कलेक्शन बनाते चलिए, कोरिलेटिव टीचिंग का भी सहारा लीजिए, इंसिडेंटल मेथड का भी सहारा लीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये अपन ने नोट कर लिया कि भाई ये 9 वर्ड्स हो गए। फिर हम पढ़ रहे थे प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब आती है, तो टू के बाद भी, अब वैसे टू के बाद कभी जीरेंड वर्ब आती नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। तो आप सारे वर्ड को रिकॉल करिए, बाद के लिए मत छोड़िए, भविष्य के लिए, प्रेजेंट में सोचिए आप। तो जो वर्ड आपको लिखा दिए गए उनको आप बिल्कुल याद करिए। एडिक्ट टू बता दिया, लुक फॉरवर्ड टू बता दिया, विद अ व्यू टू, एकस्टम टू, इनको अपने जोड़ते चलिए। और मैंने यूज्ड के बारे में आपको विशेष बातें बताइए, क्या बताइए, क्या क्या बताइए, बताओ। एक तो यूज होता है मेन वर्ब, वाक्य में पढ़ करके देखेंगे हम, भाषा को समझा जाता है। एक यूज्ड का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, पास्ट हैबिट के लिए, खेला करते थे, जाया करते थे, पढ़ाया करते थे। और एक मैंने क्या पढ़ाया था, यूज्ड, कौन सा वाला, पास्ट पार्टिसिपल वाला। अब कैसे पहचान करेंगे हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बोलो। उससे पहले या तो बी वर्ब मिलेगी, बी से मतलब इज, आर, एम, वाज वर्ब, या उससे पहले क्या मिलेगा, कैट वर्ब का प्रयोग मिलेगा। इससे हम पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो आप इस कहावत पे पूरा ध्यान दीजिए कि निप इन द बड, कि कोई चीज को अर्लियर स्टेज में ही क्या कर दो, कुचल दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उसको कंट्रोल कर लो, काबू में कर लो, जिससे कि वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाए, फिर आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और एक कहावत भी होती है कहावत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पता है आपको, एडिज, ADAG, प्रोवर्ब, वेरी गुड वेरी गुड, मैगजीन,
ओल्ड सेइंग, ट्रेडिशनल सेइंग। तो अंग्रेजी में एक कहावत और होती है, अ स्टाइच इन टाइम सेव्स 9। समय पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, समय की बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए कहावत है जो समय की वैल्यू नहीं समझते हैं। समय की ही वैल्यू होती है एक्चुअल में। उस समय निकल जाने के बाद काफ़ी चीज़ें पछताने से फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका कहावत का मतलब ये होता है कि आपने ठीक समय पे एक टाँका लगा लिया तो उससे आपने 9 को बचा लिया। ठीक है, यानी स्टाइच का मतलब टाँका लगाना होता है, तो वो बाद में क्या बड़े आकार का रूप ले लिया उसने। इससे बढ़िया पहले ही समय पर ही आप क्या लगा देते उसमें, तो वो आज वो वाली स्थिति नहीं होती कि आज आपको 9 की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप तुरंत कवर करें, भविष्य के लिए न सोचे। थिंक ओनली ऑफ प्रेजेंट, नॉट ऑफ पास्ट और फ्यूचर। ये मत सोचा करो एग्जाम कब होगा क्या है, आप अपने केवल वर्तमान पे जो सोचता है वो आदमी हमेशा सफल होता है। वो भविष्य की चीज़ें होती हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। हमें तो केवल प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। और भूतकाल को याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पास्ट वापस आता नहीं है, और भूतकाल को याद करते हैं तो दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। इसलिए थिंक ओनली ऑफ प्रेजेंट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप तो पहले भविष्य देखते हो, एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये जो होंगे वो, इसको तो टाइम को तो अपन रोक भी नहीं सकते, अपने हाथ की बात नहीं है। आप तो अपने कर्म जो है प्रेजेंट, उन पे सोचिए, इसलिए इनको तुरंत याद करें आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट बता दिया मैंने। ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा, टू के बाद पजेजिव एडजेक्टिव आएगा, और पजेजिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगी, जीनियड वर्ब आएगी। मैंने कहा सी ऑब्जेक्टेड, आम आदमी पार्टी लास्ट ईयर। सी उसने ऑब्जेक्टेड ऐतराज किया, टू मी ज्वाइन, टू मी ज्वाइन। बी पे दे दिया टू माई सेल्फ ज्वाइनिंग, टू माई सेल्फ ज्वाइनिंग। सी पर दे दिया टू माई ज्वाइनिंग। मुझे अच्छे से पता है ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा, टू के बाद पजेजिव एडजेक्टिव आएगा, पजेजिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंड वर्ब आएगी। तो उसने ऐतराज किया मेरे आम आदमी पार्टी में पिछले साल शामिल होने को, यानी मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। तो इसको लेकर के उसने क्या किया, ऐतराज किया। तो ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा, टू के बाद पजेजिव एडजेक्टिव आएगा, पजेजिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंड वर्ब आएगी। तो एक तो माई, अवर, योर, क्या क्या, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, पजेजिव एडजेक्टिव से। दूसरा समझिए आप, लिखना बंद करें थोड़ी देर के लिए। एक बनाए जाते हैं पजेजिव एडजेक्टिव्स, क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं, इंडिया है, इंडिया क्या है पहले तो ये बताइए, नाउन है। कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। भाई नाम किसी का भी हो प्रॉपर नाउन कहलाती है। अब मैंने इसमें बना दिया इंडियन,
भारतीय। अब ये वो वाली बात नहीं रही जो आप सोच रहे हो। देखो अंग्रेजी में क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय, और इनको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? और इसका अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन ये आज तक हमने नहीं पढ़े, जब भी तो आज हम यहाँ अंग्रेजी में बैठे हुए हैं। ये तो 4th स्टैंडर्ड से ही एक छोटा सा बच्चा होता है, वहीं से उसको सफिक्स प्रीफिक्स सिखाने चाहिए अंग्रेजी के। तो क्या होता है कि जैसे ये आर है, इसकी बाजार में कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कहीं भी चले जाइए कोई पूछेगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं। लेकिन अगर इनका प्रयोग, मॉर्फिम बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? मॉर्फिम। तो मॉर्फिम की इंडिपेंडेंटली कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जब ये क्या है, सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में जब इनका यूज होता है तो इनकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन वर्ड होना चाहिए डिक्शनरी के अंदर। मैं तो कुछ भी जोड़ दूंगा, समझ रहे हो ना आप? मैं तो कंप्लीट है, मैं तो अनकंप्लीट भी जोड़ दूंगा, लेकिन डिक्शनरी में अनकंप्लीट तो वर्ड होता ही नहीं है। क्या होता है? इनकंप्लीट। अब ऑडिबल, मैं तो अनऑडिबल कर दूंगा, लेकिन अनऑडिबल वर्ड तो होता ही नहीं है। क्या होता है? इनऑडिबल। तो मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। यानी कहने का मतलब यह है कि दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, और वो रूट वर्ड से जो अपन पढ़ते हैं ना, सफिक्स प्रीफिक्स का वर्ड जोड़ जोड़ के, वही तो वर्ड फॉर्मेशन कहलाती है। और इसलिए अभी अपन क्या है, थोड़ा सा बस एक वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। पॉल्यूट से आपने पॉल्यूशन नहीं सीखा बनाना, कंटेमिनेट से कंटेमिनेशन बनाना सीखो। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, एक से कब 10-10 वर्ड बन जाते हैं। अभी मैंने क्या किया, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। क्या होता है राइट मीन्स? लिखना। क्या थी ये? वर्ब थी। अब मैंने इसमें आर लगा दिया, लेखक, ये नाउन बन गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। क्या बदल गया? अभी मैंने लिखा बुआय, लड़का, लड़का है, अभी नाउन है। और अब मैंने इसमें एस लगा दिया, बुआइज, लड़के, अब भी नाउन है। पहले सिंगुलर थी, अब कौन सी नाउन हो गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। दो तरह से होता है। अब इंडिया, ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन थी, अब मैंने लिख दिया इंडियन, भारतीय। अब ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? वे एडजेक्टिव जिनको प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। अब ये एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा? आपने कहा एक भारतीय लड़की, एन इंडियन गर्ल, तो सबको पता लग गया कि लड़की कौन सी है, एडजेक्टिव हो गए। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, तो कल्चर कैसी है, इंडियन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मैंने देखो इंडिया में क्या जोड़ दिया, केवल एन। अब एन की वैल्यू हो गई ना, वैसे कोई पूछ ही नहीं रहा था एन। तो ये क्या होता है, तो अब समझिए मेरी बात, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। नाउन के साथ हम अधिकार दर्शाने के लिए एक पजेजिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको काके की में, जैसे अपन ने कहा कि सीता की पुत्री, भारत का प्रधानमंत्री, आगरा का ताजमहल, तो हम संबंध जोड़ रहे हैं कि ताजमहल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, आगरा से। प्रधानमंत्री का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, भारत से। ठीक है, तो एक पजेजिव एडजेक्टिव को हम फॉर्म करते हैं। जैसे अभी मैंने क्या लिखा है यहां पर, रवि। समझिए रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब मैंने कहा रवि के पिताजी, रवीज फादर, तो यहां अधिकार बताया गया है कि पिताजी किसके हुए, तो रवि क्या, अभी ये रवि वो रवि नहीं है, क्या है रवि, पजेजिव एडजेक्टिव, अपोस्ट्रोफी लग गया, अधिकार बता रहा है। अब मैंने कहा रवि का देरी से आना, तो कुछ भी नहीं घबराऊंगा मैं, रवीज, रवीज कमिंग लेट। अब वो कहेगा भाई तुमने कमिंग क्यों लिखा, भाई मैं तो अंग्रेजी रटने से थोड़ी होती है लैंग्वेज सही। मैं कहूंगा भाई ये पजेजिव एडजेक्टिव है। क्या है, और पजेजिव एडजेक्टिव के बाद जी नहीं वर्ब आती है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। तो नोट डाल ले आप। अब मेरी बात तो एक बार और सुन ले आप, हम में से काफी लोगों को वो ही नहीं लगाना आता, क्या, अपोस्ट्रोफी।
अपेस्ट्रॉफी का भी नियम होते हैं, 2-3 मेन, वैसे तो बहुत सारे नियम है लेकिन 3-4 ही होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, कि नाउन सिंगुलर है तो अपेस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दो। क्या लगा दो? और नाउन बहुवचन में है और एस आ रहा हो। अब मैंने कहा लड़कों का विद्यालय, तो भैया बॉयज अपेस्ट्रॉफी ऐसे लगेगी, केवल एस नहीं लगेगा। हम तो एक वचन होता है तब भी वही अपेस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं। अब आपने कल को काफी मैं देखता हूं ऐसे लिख देते हैं बॉयज हॉस्टल, लड़के का छात्रावास। मैंने कहा जब एक ही लड़का रहता है तो इसको छात्रावास क्यों कहा? ये तो एक लड़के का है, एक वचन के लिए। बहुवचन में कैसे लिखेंगे? बॉयज हॉस्टल। अभी एक लड़का पढ़ता था, बोल साहब ये डंडा क्यों लग रहा है? मैंने कहा ये डंडा नहीं है, ये अपेस्ट्रॉफी का यूज है। इसलिए सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपेस्ट्रॉफी का यूज करना भी नहीं जानते। कंपाउंड फॉर्म्स वगैरह नाउन की, ये सब बेसिक चीजें होती हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? अब चिल्ड्रन में एस तो आ ही नहीं रहा, चाइल्ड का बहुवचन क्या हो रहा है? अब ये नहीं है चिल्ड्रन में एस लगा दे, आप बहुवचन का बहुवचन बना दे। सीजीएल में एरर आई हुई है 2014 में, चेक करना आप, पहली एरर ही शुरू में दे रखा है चिल्ड्रंस, ये पार्ट में एरर हो गई है, नाउन की एरर हो गई, क्योंकि चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है, आपने एस का यूज क्या किया है? अनावश्यक। अब मैंने कहा बच्चों का पार्क, तो चिल्ड्रंस। अब यदि नाउन बहुवचन में है और अंत में एस नहीं है तो आपको अपेस्ट्रोफी लगानी पड़ेगी, साथ में एस का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो एक नोट डाल ले, यदि हम नोट में और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, प्रीवियस क्लासेस देख लेना यूट्यूब पे, तो कवर हो जाएगा थोड़ा आपका। बाकी का जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। यदि हम नाउन के साथ, शुरू की क्लास देख लेना आप यदि हम नाउन के साथ अपेस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दें यदि हम नाउन के साथ अपेस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दें तो यह एक पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। यदि हम नाउन के साथ अपेस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दें तो यह एक पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे पे लेते हैं। क्या बन जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव।